अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 14 कैन 1104 पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी में बेसिकली जो हमारे एम्पिरिकल लॉज हैं टू एस्टिमेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑपरेशंस, हम उनकी बात करेंगे। आज का लेक्चर इसलिए थोड़ा सा स्पेशल है कि आज के लेक्चर में वो जो एम्पिरिकल लॉज हैं, मैं अभी कुछ आपको स्लाइड्स शो करूँगा। तो ये जो स्लाइड्स हैं ऑलरेडी हम अपने लेक्चर नंबर 5 में स्टडी कर चुके हैं। उस वक्त सिर्फ मैंने आप लोगों को वो फार्मूलाज बताए थे, उनकी एप्लीकेबिलिटी बताई थी, उनकी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि वो क्या उनका मीनिंग है, लेकिन हमने वो ड्राइव नहीं किए थे। आज हम वो ये फार्मूलाज ड्राइव करेंगे और इंशाल्लाह फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन फार्मूलाज से रेलिवेंट हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ये बता चुका हूँ अपने लेक्चर नंबर 5 में कि हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी साइज रिडक्शन ऑपरेशन के लिए, उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स इन्वॉल्व। आपका जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो आपकी साइज रिडक्शन हो रही है उसमें जो सॉलिड्स की शेप है वो हर दफ़ा यूनिक शेप होती है। आप जो है एक्यूरेटली उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 एम्पिरिकल लॉज हैं, जिसमें आपके पास रेटिंजर्स लॉ, किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ। ये जो 3 लॉज हैं, दीज लॉज आर यूज्ड टू एस्टिमेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑपरेशंस। अच्छा, अभी रेटिंजर्स लॉ में आपको शो कर रहा हूँ। इन रेटिंजर्स लॉ एनर्जी रिक्वायर्ड E इज इक्वल टू KRFC 1/L2 माइनस 1/L1। अच्छा, अब ये क्या फॉर्मूला आपको बता रहा है? बेसिकली जो E है ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, KR रिटिंजर्स कांस्टेंट है, FC क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। डिपेंड करेगा आपके पास डोलोमाइट है, रॉक है, कैल्साइट है, किस किस्म का मटेरियल है। तो इसका इस हार्डनेस का आप समझ सकते हैं कि ताल्लुक मोज स्केल के साथ होगा कि आपकी ये जो क्रशिंग स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है आपको पता होगी, तो आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। L1 इस फॉर्मूले के अंदर आपके साइज ऑफ फीड पार्टिकल्स हैं, L2 आपके साइज ऑफ जो प्रोडक्ट पार्टिकल्स हैं। जो रिटिंजर्स लॉ है बेसिकली ये हमारे पास जो है इस फिनोमेना के ऊपर बेस किया गया है कि आपका जब हम काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है सॉलिड पार्टिकल्स का, तो उसके नतीजे में आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लेट्स से इफ यू वांट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, देन यू नीड टू डिक्रीज द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। दैट मीन्स सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, या सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। मतलब जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ रहा है, साइज वैसे वैसे आपके सॉलिड पार्टिकल्स का छोटा होता जा रहा है। इसी वजह से रिटिंजर्स लॉ से हमें यह पता चलता है कि आपके पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी साइज रिडक्शन ऑपरेशन के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंक्रीज इन सरफेस एरिया या डिक्रीज इन साइज ऑफ द पार्टिकल्स। दोनों बातें एक जैसी हैं कि आपके पास या सरफेस एरिया बढ़ रहा है या आपका साइज जो सॉलिड पार्टिकल्स का साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। हम उसको लिख सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/L के। जो रिटिंजर्स लॉ है बेसिकली ये एप्लीकेबल होता है उन जगहों पर जहां पर आपके पास कोई न्यू सरफेस जो है वो क्रिएट हो रहा हो। जब जब आपके पास कोई न्यू सरफेस क्रिएट हो रहा होगा, हम वहां पर रिटिंजर्स लॉ को लगाएंगे। इसके साथ साथ रिटिंजर्स लॉ जो है इट्स मोस्ट एप्लीकेबल टू फाइन ग्राइंडिंग, यानी कि आपके जो फाइन ग्राइंडर्स हैं, जहां पर आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं आर बीइंग रिड्यूस्ड टू गिव यू अ फाइन प्रोडक्ट। फाइन ग्राइंडिंग हो रही है, उस फाइन ग्राइंडिंग में जो आपके पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द मटेरियल इट इज क्वाइट लार्ज, क्योंकि जब आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं तो उस वक्त उनका जो सरफेस एरिया है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है एज कंपेयर टू देयर पर यूनिट मास ऑफ। तो उस वजह से हम ये कहते हैं कि रिटिंजर्स लॉ आपका फाइन ग्राइंडिंग पर एप्लीकेबल है।
इसी तरह हमारे पास किक्स लॉ है। किक्स लॉ ये कहता है E इज इक्वल टू के एफ सी एल एन L1 ओवर L2। यहाँ पर आपके पास बेसिकली आपने L1 ओवर L2, ये कोई रिडक्शन रेशियो है। L1 ओवर L2 इज कॉल्ड रिडक्शन रेशियो। दैट मीन्स कि आपके जो L1 जो फीड साइज के पार्टिकल्स हैं उनको किस तरीके से रिड्यूस करके आपने प्रोडक्ट साइज पार्टिकल्स में आपने बना लिया। तो E जो है इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, K इज द किक्स कांस्टेंट, FC अगेन इज द स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, L1 आपके फीड साइज पार्टिकल्स हैं, L2 आपके जो है प्रोडक्ट साइज के पार्टिकल्स हैं। अच्छा जी, अब किक्स लॉ हमें इसके फॉर्मूले को देखें तो पता लगता है कि आपके पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके जो है L1 ओवर L2 के। इससे पता ये लग रहा है कि आपके पास बेसिकली जो एनर्जी आप किसी प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं उसका दारोमदार रिडक्शन रेशियो पर है, विच मीन्स कि आपके पास फॉर द सेम मटीरियल हैविंग द सेम रिडक्शन रेशियो यू विल नीड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब लेट्स से कि आपके पास 50 mm के हमारे पास डोलोमाइट है, डोलोमाइट एक मिनरल है, डोलोमाइट के 50 mm हमारे पास फीड साइज है, आपने 50 mm से प्रोडक्ट बनाना है 25 mm। तो अब आप देखिए 50 डिवाइडेड बाई 25, तो आपके पास 50 डिवाइडेड बाई 25, तो आप इसकी जो रेशियो देखते हैं, रेशियो आपके पास जो है रिडक्शन रेशियो जो है वो आप उसको देखें फीड ओवर प्रोडक्ट, तो 50 डिवाइडेड बाई 25 रिडक्शन रेशियो इज 2। अगेन यू हैव अ डोलोमाइट विच हैज अ फीड साइज ऑफ 12 mm, 12 mm है और आपने उसको रिड्यूस किया है 6 mm तक, तो आपकी जो रिडक्शन रेशियो है दिस इज नाउ 12 डिवाइडेड बाई 6, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2, मीनिंग कि आपका जब सेम मटेरियल है आपकी रिडक्शन रेशियो उसकी सेम है, यू विल नीड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब अगर आप इसको सतही तौर पर देखें तो आपको पता लगता है कि यार ये क्या बात हुई, 50 mm से 25 बनाया तो भी वही एनर्जी लग रही है, 12 से 6 mm बनाया तो भी ये एनर्जी लग रही है। आप इसको आप अपनी प्रैक्टिकल सेंस में इसको रियल लाइफ से इसको आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास मूंगफली कोई बड़े साइज की मूंगफली हो तो आप उसको जब क्रश करते हैं आप उसको उंगलियों में दबाकर आराम से उसको प्रेस करके उस मूंगफली को क्रश कर लेते हैं, खोल लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई छोटा सा मूंगफली का दाना आ जाए कभी कभार ऐसे, उसको आपको जो है तोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे सॉलिड पार्टिकल्स का साइज छोटा होता जा रहा है तो उनके वो सरफेस एरिया के हिसाब से उनकी जो साइज रिडक्शन है फर्दर वो डिफिकल्ट होती जाएगी। आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू रिड्यूस द स्मॉल अमाउंट्स। तो इस वजह से हमारे पास लग ऐसे रहा है कि आपको ये क्या बात हुई कि 50 से 25 में भी वही एनर्जी लग रही है 12 से 6, लेकिन एक्चुअली जब आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स का साइज छोटा होता जा रहा है आपको ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। इस वजह से ये जो ज्यादा एनर्जी दरकार है ये कंपेंसेट हो जाती है। एंड if you have the same kind of a material and these materials have same reduction ratio, then you will need the same amount of energy to reduce the solid particles. This is the explanation of the Kick's law. अच्छा जी, अब जो Kick's law है इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, ये Kick's law जो है हमारे पास कोर्स क्रशिंग पर एप्लीकेबल होता है। कोर्स क्रशिंग मतलब कोर्स क्रशर्स हैं आपके पास, और कोर्स क्रशिंग में जो आपके पास सरफेस एरिया जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कंसीडरेबली लेस होता है, उस सरफेस एरिया इतना ज़्यादा जो है वो क्रिएट नहीं किया जाता। और ख़ास तौर पर आपके पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए वो बेसिकली हम जो मालूम कर रहे होते हैं, दिस एनर्जी इज बीइंग डिटरमिन्ड टू क्रिएट इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब मिसाल के तौर पर देखिए, आप जो एनर्जी लगा रहे हैं कोई इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए सॉलिड पार्टिकल्स में जो आप एनर्जी लगा रहे हैं, हत्ता कि आपके फ्रैक्चर अकर करने से पहले अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो फिर आपकी जो इलास्टिक नहीं डिफॉर्मेशन होगी बल्कि वो प्लास्टिक एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। उनके लिए जो आपकी एनर्जी लग रही होती है, दिस एनर्जी इज द किक्स लॉ। इसी तरह हमारे पास एक और लॉ है, बॉन्ड्स लॉ। तो बॉन्ड्स लॉ बेसिकली आपके किक्स और रिटेंजर्स लॉ के दरमियान में इंटरमीडिएट लॉ है। इसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपके पास।
यानी कि E इज इक्वल टू 2C 1 ओवर अंडर रूट L2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर Q रेज़ टू पावर 1/2, या बाद वक्त इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 ओवर Q, ये भी सही होगी ऐसे। अगर आप C की वैल्यू 5EI लिख दें तो आपके पास ये जो फॉर्मूला अब फॉर्मूला है ये इस तरह की शेप में आ जाएगा कि E इज इक्वल टू EI मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर L2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर Q12। अगेन अगर आपके पास इस चीज की जगह पर अगर आपके पास स्क्वायर रूट 1 ओवर Q हो तो भी इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, कुछ जगहों पर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन भी शो किया जा सकता है। इस फॉर्मूले में आपके पास जो E है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, EI जो है वो वर्क इंडेक्स है, L2 जो है आपके पास बेसिकली दिस इज अ साइज ऑफ द प्रोडक्ट पार्टिकल्स, और जो Q है इस फॉर्मूले में Q ये जो है दिस इज द रिडक्शन रेशियो L1 ओवर L2 एंड इन L1 इज द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। अच्छा, इस बॉन्ड्स लॉ के अंदर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है वर्क इंडेक्स। इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्क इंडेक्स क्या चीज है। बेसिकली वर्क इंडेक्स इज आल्सो अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड, लेकिन ये एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है कि आपके पास किसी सॉलिड मटेरियल का कोई यूनिट मास है जिसको आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं। इस जो यूनिट मास आपके पास जो किसी सॉलिड मटेरियल का मौजूद है, आप उसका एक फीड पार्टिकल साइज है L1, आप उससे कोई प्रोडक्ट साइज बना रहे हैं L2, यानी कि आपके पास एक यूनिट मास मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, उसका फीड साइज L1 है, आप उससे प्रोडक्ट साइज L2 क्रिएट कर रहे हैं, और आपने जब उसको क्रश किया है, क्रशिंग की है, तो आपने उसको इतना ज्यादा क्रश किया है कि जो उसका L2 प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का 80% अगर 100 माइक्रोमीटर स्क्रीन से पास कर जाए तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम वर्क इंडेक्स कहेंगे। और इसलिए क्योंकि देखिए आपके पास आपने उसका फीड साइज L1 से L2 इज मच स्मॉलर, तो आपके पास अगर कोई चीज़, हम ये लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि अब आपके पास जब किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कोई टर्म अगर छोटी होती जाए या ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो, दैट मीन्स कि आपके पास जो है वो इन्फिनिटी को रीच कर रहा होता है। तो इसलिए हमने Q जो है इस तरह की चीज़ों में जो उसके L1 और L2 वो आपके पास इन्फिनिटी के करीब आ जाएगी। जो ये बॉन्ड्स लॉ है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये किक्स और रिटर्नजस लॉ के इंटरमीडिएट है और ये आपके पास इंटरमीडिएट क्रशिंग के लिए एप्लीकेबल होता है। हमने ये जो चीजें थी बेटा आपके ऑलरेडी हम ये लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम ये डिटेल से ये चीजें पढ़ चुके थे, लेकिन उस वक्त हमने ये जो लॉज थे इन लॉज को हमने ड्राइव नहीं किया था, इन लॉज की हमने कोई डेरिवेशन नहीं की थी। आज हम इन एम्पिरिकल लॉज को फर्दर ड्राइव भी करेंगे ताकि देखेंगे कि भाई ये किस तरीके से ये एम्पिरिकल लॉज एक्चुअली काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास जो है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी जो आपको चाहिए साइज रिडक्शन ऑपरेशन में, उसको जो है जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए जो है आपके पास 3 मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एम्पिरिकल लॉज जो है वो प्रपोज किए ताकि हम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है साइज रिडक्शन ऑपरेशन के लिए उसको हम एस्टिमेट कर सकें। ये जो लॉज हैं ये किक्स लॉ, रिटिंजर्स लॉ और बॉन्ड्स लॉ, ये 3 लॉज हैं। अच्छा, अब बेसिकली ये जो तीनों लॉज हैं, तीनों एम्पिरिकल लॉज हैं, ये एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है इन लॉज को हमने ड्राइव किया गया है। वो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, ये देखिए आपके पास जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन वाज DE ओवर DL इज इक्वल टू माइनस CLP। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अच्छा, अब ये देखिए ये बता क्या रही है, ये बता ये रही है कि देखिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी प्रोसेस के लिए या चेंज इन एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम DE लिख रहे हैं। ये DE क्यों चाहिए, ये DE इसलिए चाहिए कि आप अपने सॉलिड पार्टिकल्स के साइज में कोई चेंज लाना चाहते हैं, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। वो चेंज कितनी होगी, वो चेंज आपकी ये DL होगी। तो आप जब DE एनर्जी लगाकर DL चेंज लगा रहे हैं
तो वो चेंज लगाने से आपका जो पार्टिकल्स का सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज L है वो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस किस तरह शो हो रहा है? माइनस साइन से। यानी कि आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी कि आपने कोई एनर्जी DE लगाई और उसकी मदद से आपके सॉलिड पार्टिकल्स में कोई चेंज आएगी, कोई साइज रिडक्शन होगी। वो जो चेंज है वो DL है, जो उसके साइज में चेंज आई है। ये जो DL चेंज है किस चीज में आई है? उसके साइज L में आई है। जब ये चेंज आपके साइज L में आई है तो अब आपका जो साइज है वो रिड्यूस हो गया है, तो L के साथ यहाँ पे माइनस लगा दिया। ये जो C है ये कांस्टेंट है और L रेज़ टू पावर P, इसका मकसद ये है कि आपके पास बेसिकली ये जो चेंज आती है, दिस चेंज इज सम काइंड ऑफ अ पावर फंक्शन। यानी कि आपके पास ये जो चेंज है आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, कोई पावर इसके अंदर फैक्टर इन्वॉल्व है कि यानी कि या तो ये डबल होगी या ये सेम होगी। इस तरह का ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि साइज रिडक्शन ऑपरेशन को देखते हुए आप इसको ड्राइव किया, आपने जस्ट इसको आपने लिख लिया कि जो हम ज़बानी बातें करते हैं उन ज़बानी बातों को मैथमेटिकली लिखने के लिए आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास जो DE है वो डिफरेंशियल एनर्जी है रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन, DL है स्मॉल चेंज इन द साइज ऑफ यूनिट मास ऑफ द मटेरियल, जो आपके पास L है वो मैग्नीट्यूड ऑफ अ टिपिकल लेंथ डायमेंशन है। तो मतलब क्या है कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स का एक्चुअल लेंथ थी जो कि रिड्यूस हो रही है, जिस वजह से साथ नेगेटिव साइन आ गया, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी क्या डायमेंशन हो सकती है, कोई भी उसकी वो टिपिकल उसकी डायमेंशन हो सकती है। तो C जो है वो कांस्टेंट है आपका और P जो है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन ये उसकी पावर फंक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने आपको शो की है, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, इस बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम थोड़ा बहुत वर्कआउट करें तो हम थोड़ा बहुत वर्कआउट करके हम अपने ये तीनों एम्पिरिकल लॉज जो हैं, जो हमने किक्स लॉ, रिटेंजर्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, हम इन तीनों एम्पिरिकल लॉज को इजीली हम ड्राइव कर सकते हैं। जरा कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके पास बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 में, ये बेसिकली बताती क्या है? जो मैंने अभी आपको ज़बानी बातें बताई हैं कि आपके पास जो भी एनर्जी DE है आपको रिक्वायर है ताकि आप कोई स्मॉल चेंज DL क्रिएट करें किसी साइज L के यूनिट मास ऑफ मटेरियल में, वो बेसिकली आपके पास एक सिंपल पावर फंक्शन P का है जो कि साइज के साथ रिलेट कर रहा है। अच्छा जी, अब हमें रिटेंजर्स लॉ क्या कहता है, जरा उस रिटेंजर्स लॉ को हम अब ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने ये तीनों लॉज इसी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन में ड्राइव करने हैं। तो हमने आप देखते हैं कि रिटेंजर्स लॉ क्या कहता है कि रिटेंजर्स लॉ को ड्राइव करने के लिए वही बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, DE/DL इज इक्वल टू -C L रेज़ टू पावर P। या आपको इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट कर दी। अच्छा, जो रिटेंजर था, ये बेसिकली रिटेंजर्स लॉ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉज। तो 1867 ऑलमोस्ट 1867 में ये रिटेंजर्स लॉ ने, ये रिटेंजर्स ने ये लॉ जो था उसने प्रेजेंट किया। तो बेसिकली रिटेंजर्स ने ये एज्यूम किया था कि आपके पास किसी साइज रिडक्शन ऑपरेशन के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये एनर्जी बेसिकली प्रोपोर्शनल होती है आपकी चेंज इन सरफेस एरिया के। यानी कि आपने रिटेंजर्स ने आपके पास, देखिए कुछ चीज़ें जब साइंटिस्ट जब किसी चीज़ को रिसर्च कर रहे होते हैं, आप कुछ चीज़ों को एज्यूम करते हैं और उन एजम्पशंस की मदद से कुछ चीज़ों को जानते हैं। ऑब्वियसली बाद बात आपको पता लगता है कि एजम्पशंस इनकरेक्ट थी, आप इनको रिवाइज करते हैं। बगैर एज्यूम किए हुए आप कोई जो है सॉलिड रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो रिटेंजर्स ने ये इनिशियली एज्यूम किया कि आपके पास किसी साइज रिडक्शन ऑपरेशन के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बेसिकली, वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन सरफेस एरिया के, बट नॉट टू द चेंज इन द लेंथ। यानी कि उसका लेंथ के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक सरफेस एरिया के साथ ताल्लुक है। तो इस वजह से जो आपको हमें पता है कि जो सरफेस एरिया है आपका यूनिट मास ऑफ द मटेरियल का, ऑलरेडी हमने आज शुरू की स्लाइड्स में देखा था कि जो सरफेस एरिया होता है वो किसके साथ ताल्लुक है, उसका ताल्लुक 1/L के साथ है, यानी कि साइज के साथ है। साइज रिड्यूस होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। इस वजह से, क्योंकि ये इस चीज को देखें अगर आप
तो आपको पता लग रहा है कि ये क्योंकि जो प्रोपोर्शनैलिटी की ये जो चीज़ है, इसको देखते हुए हम जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी पावर फंक्शन के अंदर p की वैल्यू -2 ले लेते हैं। -2 क्यों ले लेते हैं, जरा देखिए इसको। -2 इसको इसलिए लिया रिटेंजर्स लॉ में कि आपने जब ये एज्यूम कर रहे हैं कि देखिए लेट से कि आपके पास साइज ऑफ द सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि आपका 1/L उसका हाफ उसका जो है वो साइज हो जाएगा। इस वजह से हमने इसको पावर इसको क्योंकि p जो है उसकी पावर -2 क्यों ली है, क्योंकि साइज उसका रिड्यूस हो रहा है। साइज रिड्यूस हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है, ऑलमोस्ट ट्वाइस रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि 1/L है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/L। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L होता तो हम यहाँ पे p को 1 लेते, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L है। हम इसको p को वैल्यू को हम -2 ले रहे हैं। माइनस क्यों लगाया है, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि जो साइज है वो रिड्यूस हो रहा है, साइज आपका छोटा हो रहा है। अच्छा, अब जस्ट हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दी, dE/dL इज इक्वल टू -CL -2, p की जगह पे -2 लगा दिया। अब ये जो dl है, ये वाला जो dl है, मैं इसको इस तरफ ले गया हूं तो आपकी इक्वेशन बन गई है dE इज इक्वल टू -CL -2 इंटू dl। अब अगर हम इन दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन कर लें तो इंटीग्रेशन करने से आपके पास ये आ जाएगा dE, और आपने इस साइड की भी इंटीग्रेशन की -CL -2 dl। अच्छा, अब हम लिमिट्स पुट करते हैं कि लिमिट्स, लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट्स हम पुट करते हैं दोनों साइड्स पर। अच्छा, मैंने यहाँ पर इस जगह पर लिमिट्स पुट नहीं की क्योंकि हम एक्चुअली एनर्जी निकाल रहे हैं, तो हमने उसके लिए यहाँ पर लिमिट्स पुट करना मीनिंगफुल नहीं है, तो मैंने इस साइड पर लिमिट्स जो है वो पुट नहीं की। ये जो हमारे पास है यहाँ लिमिट्स पुट की हैं। लोअर लिमिट होती है हमेशा नीचे पुट की जाती है, अपर लिमिट ऊपर पुट की जाती है। तो L1 L2 -CL -2 dl ये हमने लिमिट्स पुट कर दी। उसके बाद जब dE का इंटीग्रल आप निकालते हैं, देखिए आपको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है आपके पास। जब आप यहाँ पे अगर आपके पास 1 dx का इंटीग्रल निकालेंगे तो आपका जो सोल्यूशन आएगा x आएगा, क्योंकि देखिए ये 1 dE है, तो आपने जब इस इंटीग्रल को सॉल्व किया तो आपके पास E आ गया। इसी तरह हमारे पास ये जो C है कांस्टेंट है, माइनस साथ लगा, माइनस जो था बेसिकली L के साथ था, माइनस और C को आपने बाहर निकाल लिया इंटीग्रल से, तो बाकी आपका इंटीग्रल बच गया L1 L2 लिमिट्स के साथ L⁻⁻2 dl। अच्छा, अब आपके पास जो बेसिकली इंटीग्रल है वो आपके पास है x-2 dx। इसको जब सॉल्व करते हैं इस तरह के इंटीग्रल को, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि L-2 + 1, यानी कि आप जब है आपके पास इसको n+1 और डिवाइडेड बाय n+1, तो आपके पास जो उसके साथ थी वैल्यूज उसको पुट करने के लिए हमने L-2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 लिमिट्स आपने लगा दी यहाँ पे L1 L2। इसको फर्दर सॉल्व किया तो -C, अब ये L-2 + 1 -1 और -2 + 1 -1, ये जो माइनस का साइन है ये आपके इस माइनस से कट गया, तो उसके बाद आपके पास बाकी L2 और L1 बच गया। अब ये L⁻⁻1 है, इसको फ्रैक्शन में ले लेंगे तो L की जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप E = C 1/L, लिमिट्स है आपकी L2 और L1। अब हम लिमिट्स पुट कर देते हैं, तो लिमिट्स पहले अपर लगाई जाती है फिर लोअर लगाई जाती है, तो E = C 1/L2 - 1/L1। तो ये अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इस इक्वेशन में जो C कांस्टेंट था, इस C कांस्टेंट की जगह पे हमने पुट कर दिया दो चीजें KRFC। जब हमने ये पुट कर दिए तो आपके पास इक्वेशन ये बन गई है बेसिकली। एक मिनट, जी हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है E = KRFC 1/L2 - 1/L1। ये जो रिटेंजर था आपके पास, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, दिस इक्वेशन नंबर 3 इज द रिटेंजर्स लॉ। इस इक्वेशन को अब आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने ड्राइव किया है, और इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि जो E है आपके पास बेसिकली दिस E इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन। KR अगेन आपका जो KR है वो रिटेंजर्स कांस्टेंट है, FC क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है, L1
फीड पार्टिकल्स का सॉलिड जो आपके फीड पार्टिकल्स हैं उनका साइज है, L2 आपके जो प्रोडक्ट सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसका आपका साइज है। ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी ये रिटेंजर्स लॉ थी और बेसिकली ये लॉ हमें ये शो करता था कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है साइज रिडक्शन ऑपरेशन के लिए दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो जो रिटेंजर्स लॉ है, दिस रिटेंजर्स लॉ ये जो आपका होता है मोस्टली एप्लीकेबल होता है प्रोसेसेस के उस हिस्से पर जहां पर आपके पास कोई नया सरफेस क्रिएट हो रहा हो। तो रिटेंजर्स लॉ को जब आपके पास कोई साइज रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में रिटेंजर्स लॉ बेसिकली वहां पर ऑपरेट हो रहा होगा, वहां पे अपना अप्लाई हो रहा होगा जहां पर आपके पास कोई न्यू सरफेस जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। और ये एक्यूरेटली बेसिकली सिर्फ फाइन ग्राइंडिंग पर होता है। अगर आप रिटेंजर्स लॉ को कोर्स ग्राइंडिंग पर अप्लाई करेंगे तो आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज इनकरेक्ट होंगी, आप इसको कोर्स क्रशिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरी रीजन क्या है कि आपके पास जो फाइन ग्राइंडिंग के लिए, क्योंकि फाइन ग्राइंडिंग में जो इंक्रीज इन सरफेस पर यूनिट मैश ऑफ द मटेरियल होता है ये बहुत ज्यादा लार्ज होता है, इस वजह से आप इसको रिटेंजर्स लॉ को वहां पर अप्लाई करते हैं। इसी तरह जिस तरह आपने लोगों ने देखा अभी हमने रिटेंजर्स लॉ को ड्राइव किया है, अब हम किक्स लॉ को ड्राइव करेंगे। किक्स लॉ के लिए अगेन हम वही बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन शो करेंगे। जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन थी DE/dl इज इक्वल टू -CL⁻p, ये आपके पास बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन थी। और जिस तरह रिटेंजर ने कुछ एजम्पशंस की थी तो किक ने भी अज्यूम ये किया कि आपके पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी सॉलिड पार्टिकल्स को रिड्यूस करने के लिए, तो बेसिकली वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज रिडक्शन रेशियो के। उसने ये अज्यूम किया L1/L2 जो साइज रिडक्शन रेशियो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस वजह से उसने, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1/L2 के, उसने डिफरेंशियल इक्वेशन में P की वैल्यू -1 लिख दी। माइनस क्यों लगाया साथ में 1 के? इसलिए क्योंकि आपका जो साइज है L वो रिड्यूस हो रहा है, तो उसने P की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब अगर हम P की वैल्यू -1 पुट करें अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट करें, ओके बेटा मैंने यहाँ पर इसको ठीक है, तो आपके जब आपने पुट किया तो आपके पास DE/dl इज इक्वल टू -CL⁻⁻1। इसको आपने लिख सकते हैं L की पावर -1 है, पॉजिटिव इस पावर को करने के लिए आपने लिख दिया DE/dl इज इक्वल टू -C/L। अब ये जो dl है आप उसको दूसरी साइड पे ले गए तो -C/L इंटू dl आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अगेन आप इन दोनों साइड्स को जो है इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेट आप कर रहे हैं DE अगेन -C/L इंटू dl, लिमिट्स पुट करेंगे। फिर उसी तरह मैंने इधर DE में लिमिट्स पुट नहीं किए, मीनिंगफुल नहीं है, हमने इस साइड पर लिमिट्स पुट कर दी L1/L2 -C/L इंटू dl। और जब लिमिट्स पुट की हैं तो आपने ये कांस्टेंट जो है और माइनस वगैरह बाहर निकालनी है। इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, DE का E आ गया, तो -CL2L1/1/L इंटू dl। और उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया E इज इक्वल टू -C, और जब आपका 1/L dl आपने इसको सॉल्व किया तो आपको 1/x dx बेसिकली जो उसका इंटीग्रल होता है वो होता है ln x, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ x। तो हमारे पास 1/L है, dl है, तो आपने उसका जब इंटीग्रल सॉल्व किया तो आपके पास ln L है आ गया, और L2 और L1 आपने लिमिट्स पुट कर दी। अब हम इन लिमिट्स की इनके वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। A इज इक्वल टू -C ln, ये आपके पास जो L है यहाँ पे L2 आ गया -L1। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली मैंने अब क्या किया है कि मैंने ये जो माइनस साइन था इस माइनस साइन को बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया आपके दोनों अंदर वाले हिस्सों से, तो आपके पास आ गया E इज इक्वल टू C -ln2 प्लस ln1। यानी कि इसको मैं दोबारा अगर रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू C ln L1 माइनस ln L2। अब हमारे पास जो लॉग के रूल्स हैं, लॉज आपके रूल्स हैं लॉग के, उसमें अगर आपका माइनस एडिशन जिसका सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रूल था, तो सब्ट्रैक्शन रूल में ये था कि आप उसको सब्ट्रैक्ट, अगर आपके पास दोनों ln है तो आप उसको ln L1 और L2 लिख सकते हैं। हमने इस चीज को इसी तरह लिख दिया
लॉग के रूल को यूज करते रहे, E इज इक्वल टू सी ln L1 और L2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो C है, इस C की जगह पे अगर मैं K के FC में पुट कर दूं तो मेरी ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, E इज इक्वल टू K के FC ln L1 over L2. So this is the equation number 3 and this equation number 3 is the Kick's law. इस equation number 3 में E energy required for size reduction, Kk is the Kick's constant, Fc is the crushing strength of the material, L1 over L2 is the reduction ratio where L1 is the feed size, L2 is the product size. ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये किक्स लॉ है और ये हमें लॉ ये बताता है, ये इक्वेशन ये बताती है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी साइज रिडक्शन ऑपरेशन के लिए, दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिडक्शन रेशियो L1 और L2। उसका मतलब आज हम लेक्चर में देख चुके थे इनिशियली शुरू स्टार्ट में। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो एनर्जी रिक्वायर है किसी साइज रिडक्शन ऑपरेशन में, जो कि आप 50 mm सॉलिड पार्टिकल्स को अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं टू 25 mm साइज, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी अगर आपकी रिडक्शन रेशियो सेम है, यानी कि इफ योर रिडक्शन रेशियो इज फ्रॉम 12 mm to 6 mm, the ratio is 2, then you will be needing the same amount of energy. Kick's law एप्लीकेबल कहाँ पर है? Kick's law जो है बेसिकली ये आपका जो है एप्लीकेबल है उस वक्त जहां पर आपके पास बिफोर द फ्रैक्चर, जहां पर आपके पास कोई इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही हो, बिफोर द फ्रैक्चर whenever there is an elastic deformation, उस वक्त आपका ये किक्स लॉ जो है ये एप्लीकेबल होगा। और ये जो किक्स लॉ है, दिस लॉ होल्ड्स मोस्ट एक्यूरेटली फॉर कोर्स क्रशिंग, यानी कि जैसे रिटिंजर्स लॉ फाइन ग्राइंडिंग पर एप्लीकेबल था और उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो करेक्ट था, तो यहां पर भी कोर्स क्रशिंग पर जब आप किक्स लॉ अप्लाई करेंगे आपकी वैल्यूज सही आएंगी। अगर आप इसको फाइन ग्राइंडिंग पे लगा देंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो सही नहीं आएंगी। बेटा ये तो थे हमारे पास रिटिंजर्स और किक्स लॉ। अब हम जो इंटरमीडिएट लॉ है बॉन्ड्स लॉ, उस बॉन्ड्स लॉ को ड्राइव करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बॉन्ड्स लॉ इज द इंटरमीडिएट लॉ। तो हम क्या करेंगे, जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे उसके अंदर जो P की वैल्यू है हम उसको इंटरमीडिएट को वैल्यू ले लेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड -1 एंड -2। तो -1 और -2 का जो इंटरमीडिएट है वो माइनस जो है आपका 1.5 है या -3/2 है। तो हम इस तरह P की वैल्यू इंटरमीडिएट वो वैल्यू लेकर हम इसको फर्दर ड्राइव कर लेंगे। जरा देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जो गिवन है dE/dl इज इक्वल टू -CL⁻P। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो जो बॉन्ड था उसने सजेस्ट किया था बेसिकली कि आपके पास रिटिंजर्स और किक्स लॉ के दरमियान में जो है एक लॉ उसने सजेस्ट किया जिसको हम बॉन्ड्स लॉ कहते हैं। इसीलिए P की जो वैल्यू है -3/2 ले ली। जो P की वैल्यू -3/2 ली इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास बन गया dE/dl इज इक्वल टू -CL⁻−3/2। और इस dl को आप इस साइड पे ले गए हैं तो आपके पास आ गया dE इज इक्वल टू -3L⁻−3/2 इंटू dl। अब इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट किया तो dE इज इक्वल टू -CL-3/2 dl। लिमिट्स पुट कर रहे हैं तो dE अगेन मीनिंगफुल नहीं है तो इसमें इस साइड पर हमने लिमिट्स पुट नहीं की, इधर पुट कर देते हैं L1 L2 -CL⁻−3/2 dl। उसको आप इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास dE का इंटीग्रल निकालेंगे तो E आएगा, E इज इक्वल टू ये C और माइनस को बाहर निकाल लिया L1 L2 तो L⁻−3/2 dl। फिर इसी तरह अब आपके पास क्योंकि L⁻−3/2 है तो इसको आप इस तरीके से जो अब आप इसको जब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो माइनस जो है अगर आप इसको जरा उसको देखते हैं, अब आप जब इसको करेंगे तो आपके पास L माइनस यानी कि n+1 है तो L-3/2 + 1 और नीचे -3/2 + 1। अच्छा अब -3/2 + 1 बाद होगा क्योंकि ये बड़ी बेसिक मैथ्स है, एलसीएम वगैरह बच्चे भूल जाते हैं तो
आप इसको -3/2 को किस तरह, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 आपका नीचे आ गया, -3 + 2, तो ये आपके पास इसको जब आप करेंगे तो -1/2 आएगा। तो हमारे पास E = -c l की पावर -1/2 और नीचे भी -1/2 आ गया, ये माइनस इस माइनस से कट गया, L1 L2। अब हम ये लिमिट्स वगैरह उसके अंदर देखते हैं क्या करना है। E = अब ये क्या, अच्छा ये देखिए C काट दिया, अब ये 1/2 था, इस 2 को हमने इस साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए माइनस काटने के बाद ये जो 1/2 था, इस 2 को हम इधर ले गए हैं, तो अब आपके पास हो गया है E = 2c और ये L -1/2 को हम इस तरह हम उससे नीचे ले आए हैं पॉजिटिव करने के लिए। ये माइनस माइनस से कट गया है, 1/2 का 2 इधर ले गए हम, 2c हो गया और L की पावर -1/2 को हमने 1/L की पावर 1/2 लिख दिया है, L2/L1। अच्छा इसको फर्दर देखते हैं। E = 2c 1/L2 और उसको आपने 1/2। अच्छा अब ये देखिए आपने जब इसके अंदर L2 की वैल्यू पुट की है तो ये L तो वैसे रह गई, L2 की पावर 1/2 माइनस L1 की पावर 1/2। अच्छा अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 नहीं होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लगा दूं तो वैल्यू 1 आएगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो मैंने सब चीजों को स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट 1, क्योंकि ये 1/2 जो होता है ये स्क्वायर रूट के बराबर ही होता है। तो इस 1/2 को खत्म करने के लिए L2 का आपने स्क्वायर रूट ले लिया। इसी तरह -1 है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो उस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो आपके पास यहाँ पर 1 आ गया और ये जो 1/2 है इसको खत्म करने के लिए आपने इसको स्क्वायर रूट बना लिया है, तो ये L1 आ गया। अब हमारे पास क्या बन गया, E = 2c 1/L2 का स्क्वायर रूट माइनस 1/L1 का स्क्वायर रूट। अच्छा अब क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट्स हैं, इनको एक ही स्क्वायर रूट में लेके आ जाते हैं हम। तो E = 2c 1/L2 माइनस 1/L1। और अगर आप इसको गौर से देखें अगेन, अगर इसको हम इस फॉर्मूले को देखें, इसमें से 1/L2 को कॉमन ले लें, कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, E = 2c। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर ही हमने कॉमन लिया है, 1/L2 कॉमन लिया है, तो 1/L2 को जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस 1/L1/L2। हमने जस्ट इसको कॉमन ले लिया 1/L2 को। देखिए जब आपका 1/L2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 1/L1/L2 के साथ, ये L2 इस L2 के साथ कट जाएगा, L1 बच जाएगा, इसलिए आपके पास यहाँ वैल्यू आई है 1/L1/L2। अच्छा अब हमें पता है कि जो L1/L2 होता है ये रिडक्शन रेशियो Q के बराबर होता है, और हमने क्या किया कि L1/L2 को की जगह पे Q पुट कर दिया और 2C की जगह पर हमने 5EI एक वैल्यू पुट कर दिया, हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। ये पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी E = 2C की जगह पे 5EI 1/√L2 1 माइनस 1/Q, ये सारी आपके पास अंडर रूट पे है। तो अब ये देखिए E = 2 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10EI 1/√L2 1 माइनस 1/Q। अच्छा अब ये देखिए अगर मैं 100 का कोई वैल्यू है 100 का स्क्वायर रूट लूं तो वो क्या होगा, 10 है तो मैंने 10 को एक्चुअली 100 स्क्वायर रूट से लिख दिया है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे 100 लिख दिया है। ये इस तरह के स्टेप्स हम करते हैं ताकि कुछ फर्दर मीनिंगफुल कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाए। इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आप देखिए आपने कुछ चेंज नहीं की, 100 का स्क्वायर रूट 10 ही होता है, तो 10 की जगह पर मैंने 100 का स्क्वायर रूट लिख दिया, 100 मल्टीप्लाई बाय EI और इसको आपने लिख दिया 1/। अगेन अब इसमें से हम जो हमारे पास है इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास यहाँ पर जो 1/√L2 हमने अब बेसिकली क्या किया है, 1/√L2 को, ये 1/√L2 को और इन टर्म्स को अलग अलग कर दिया। जैसे आपके पास 3 × 4 है, 3 को अलग कर लियो, 4 को अलग कर लियो, तो यहाँ पर 1/√L2 और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/Q अंडर रूट को अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया देखिए जरा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने EI और उसको 100 जो है आपके पास वो उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन 1/√L2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें क्या किया क्योंकि 1 का अंडर रूट आपका 1 होता है, मैंने इसको अंडर रूट पे कन्वर्ट कर दिया और जो आपके पास Q है ये सब हमने बेसिकली इस अंडर रूट को सॉल्व कर रहे हैं।
इस अंडर रूट को हमने खोल दिया है, सबको 1 माइनस अंडर रूट 1 ओवर क्यू, ये हमारा अंडर रूट का जो साइन है खत्म हो गया, सारी वैल्यूज इंडिविजुअली अंडर रूट के नीचे आ गई है। अब ये क्योंकि अंडर रूट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, E इज इक्वल टू ई आई 100 ओवर L2, मैंने इसको अंडर रूट को इसके साथ मैंने वैल्यू लिख दी। फिर इसको जब आपने किया 1 का अंडर रूट 1 है, 1 का अंडर रूट -1 और Q की जगह पे, या इसको आप अंडर रूट रहने दें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 1 ओवर Q अंडर रूट होल, या आप ऐसे लिख दें तो भी आपकी ये सही होगी हालत। ये जो इक्वेशन बनी है, दिस इक्वेशन नंबर 3 इज द बॉन्ड्स लॉ, where E is the energy required for size reduction, EI is the work index, और जो आपके पास Q है रिडक्शन रेशियो है कोई L1 ओवर L2 के, L1 जो है वो साइज ऑफ फीड पार्टिकल्स है, L2 आपके साइज ऑफ कोई प्रोडक्ट पार्टिकल है। इंपॉर्टेंट चीज इस इक्वेशन नंबर 3 में, बॉन्ड्स लॉ में आपका वर्क इंडेक्स है। वो वर्क इंडेक्स क्या है? बेसिकली वर्क इंडेक्स इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब वो आपको उस वक्त वो जो कि ये वो एनर्जी है वर्क इंडेक्स जो कि आपका किसी यूनिट मास ऑफ आपका कोई मटेरियल है जिसका साइज L1 है, उसको वो कन्वर्ट कर दे, उसको रिड्यूस कर दे साइज L2 में, और L2 इतना छोटा साइज है कि आपका 80% जो L2 है वो 100 माइक्रोमीटर स्क्रीन से पास कर जाता है। इसका मतलब ये है जो एनर्जी इस सारे प्रोसेस पे लगी है उसको हमने वर्क इंडेक्स कहा है। इससे ये बात पता लगती है कि जो रिडक्शन रेशियो है वो Q इज इक्वल टू L1 ओवर L2 इन बॉन्ड्स लॉ विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम ये बात कर चुके हैं कि बॉन्ड्स लॉ जो है ये इंटरमीडिएट लॉ है बिटवीन रिंजर्स लॉ एंड किक्स लॉ। इसका मतलब है कि ये आपका इंटरमीडिएट क्रशिंग पर एप्लीकेबल होगा, ये इंटरमीडिएट क्रशिंग पर एप्लीकेबल होगा, या ये उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपका 80% जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है आफ्टर क्रशिंग वो 100 माइक्रोमीटर स्क्रीन में से पास कर जाए, तो आप उस वक्त जो है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बॉन्ड्स फॉलो करें। सो दीज 3 वर द एम्पिरिकल लॉज टू एस्टिमेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑपरेशन। तो हमने बेटा आज के लेक्चर में ये देखा किस तरीके से इनको ड्राइव किया जाता है। हमारे पास इक्वेशंस मैंने आपको जस्ट पहले शुरू में ये खाली इक्वेशंस दे दी थी, हमने डेरिवेशन नहीं की थी। आज हमने इनको ड्राइव करके देख ली है कि किस तरीके से इन इक्वेशंस को ड्राइव किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन इक्वेशंस से रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बेटा एक दफ़ा इसको अंडरस्टैंड कर लें, गो थ्रू दिस वीडियो, गो थ्रू दिस PDF लेक्चर नोट्स, आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू करें ताकि आप जब डेरिवेशन करें तो आपको कम से कम इन चीज़ों का टर्मिनोलॉजीज का पता हो, आपको ये पता हो कि किस तरीके से हमने कुछ एजम्पशंस की हैं और कुछ चीज़ों को हमने रिजल्ट निकाला है। बेटा आप लोगों की ये जो वीडियो है लेक्चर की और ये लेक्चर के जो नोट्स हैं ये आपके ocw.pfueit.edu.pk और ये वीडियो और ये नोट्स आपके LMS पर भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ ये वीडियो YouTube चैनल पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट सेशन में, लाइव सेशन में जब बेटा आप पार्टिसिपेट करें, प्लीज़ आप वीडियो देखकर पार्टिसिपेट किया करें ताकि आप एक्टिवली उसमें कोई आप कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं तो आप उनको क्लैरिफाई कर सकें। इंशाल्लाह जिस नेक्स्ट लाइव सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।